जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। आज जलवायु परिवर्तन का असर मानव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन पद्धति को प्रभावित कर रहा है, हमारे खान पान के स्टाइल को प्रभावित कर रहा है, यहाँ तक कि हमारी संस्कृति और हमारी सोच को भी प्रभावित कर रहा है। आज जलवायु परिवर्तन का जनजीवन पर क्या असर पड़ता है, इसी विषय को लेकर के हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे स्टूडियो में इस विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हैं आप श्रीमान अभिषेक आनंद जी। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी मौसम विज्ञान केंद्र रांची के आप निदेशक हैं। अभिषेक जी, जलवायु परिवर्तन का मोटा मोटा जो लोग अर्थ आजकल समझ रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन इसका असर कितना व्यापक है, इस विषय को लेकर के लोग उतने गंभीर नहीं हैं। तो मौसम चेंज, क्लाइमेट चेंज का जनजीवन पर क्या असर पड़ रहा है? क्लाइमेट चेंज की बात करें तो किसी जगह का जलवायु बनने में भी बहुत समय लगता है और परिवर्तन होने में भी समय लगता है, और ये परिवर्तन होते होते अभी हम लोगों को परिवर्तन दिखने लगा है और हर क्षेत्र में इसका असर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो रहा है। जल, ज़मीन, जंगल, ये सब में जो आज के दिन में इंडस्ट्रियलाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन के चलते जो इन पे लोड पड़ा है, इसके चलते में जलवायु परिवर्तन एकदम साक्ष्य सामने रूप में देखने को मिल रहा है। मतलब हमारा जो जीवन है और जीवन का जो मूल तत्व है, उसके डिफरेंट, उसके अलग परिवर्तन हो रहा है। तो आप उसी से समझिए, क्योंकि अगर मनुष्यों की बात करें तो हम लोग पे जलवायु का इतना असर है कि हमारा खान पान क्या होगा, हम क्या कपड़े पहनेंगे, वो सब सारा कुछ जलवायु पे असर करता है। आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में थोड़ा गर्मी ज़्यादा पड़ता है तो वहाँ पे लोग थोड़ा सा खट्टा खाते हैं, वहाँ थोड़े हल्के सूती कपड़े, वाइट कपड़े पहनते हैं। आप जम्मू कश्मीर में जाइएगा तो वहाँ पे तो मौसम के हिसाब से लोगों का जो जीवन शैली है उस हिसाब से ढला हुआ है। बट आज के दिन में जो मौसम चक्र बदल रहा है उस हिसाब से जो इंसानों की जो प्रवृत्ति है कि खुद में बदलाव लाने का, और क्योंकि आप ये भी जानिए कि डायनासोर एक भी प्रजाति था और वो अपने आप को बदल नहीं सका इन्वायरमेंट की वजह से, जिसके चलते वो लुप्त हो गया। तो इंसानों को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर जलवायु परिवर्तन के हिसाब से हम नहीं बदल पा रहे हैं, दो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, या जलवायु परिवर्तन को मिटिगेट करें, कम करें इसके असर को, या खुद में बदलाव लाएं कि ऐसा बदलाव लाएं कि हम 60 डिग्री में भी अच्छे से रह सकें, और अगर बहुत अत्यधिक ठंड भी पड़ रहा है तो उसमें भी अच्छे से रह सकें। तो मेरे को लगता है कि पहला जो तरीका है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने का, वही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की एक लिमिट है, उसके आगे वो फिर काम करना बंद कर देगा। अब तो ऑलरेडी रांची मौसम विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं। हमारी सरकारें या हम मौसम विज्ञानी जो हैं वो क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं इस चेंज को लेकर के? इस चेंज को लेकर सबसे बड़ा इनिशिएटिव है कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई हैं, उनके कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसका क्या क्या असर हो रहा है। पहले हम लोग सिर्फ पूर्वानुमान करते थे, और अभी हाल के सालों में हम लोग उसका पूर्वानुमान का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे गर्मी है, उष्ण लहर चल रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, भारी बारिश है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सिर्फ डिजास्टर के बारे में नहीं बता रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आम जनजीवन में, या मान लीजिए बहुत तेज़ हवा चल रही है, या तो पूर्वानुमान सिर्फ डिजास्टर का नहीं हो रहा है, उसके प्रभावित असरों का भी पूर्वानुमान हो रहा है। अच्छा, इधर पहले होता था ऐसे, रेडियो वगैरह के समय में हम लोग जब बच्चे थे तो लोग ऐसे मजाक उड़ाते थे गांव में कि भाई मौसम विभाग ने अगर कहा है तो बारिश अगर होगी तो नहीं ही होगी। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सटीक पूर्वानुमान मिल जाता है, इसका क्या कारण है? देखिए, पहले क्या था ना, एक तो लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं था, लोगों को तकनीक के बारे में उतना आइडिया नहीं था कि कैसे मौसम पूर्वानुमान होता है। ये पूरी तरह से एकदम विज्ञान का विषय है, और ये जो पूर्वानुमान होता है ये विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को लेके, और स्पष्ट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो मापक यंत्र होते हैं, उनके द्वारा जो हमें डेटा उपलब्ध कराया जाता है, फिर उस पे जो सुपर कंप्यूटर द्वारा मॉडल दिए जाते हैं, इन सब को
एक साथ में समझ के और जो मौसम वैज्ञानिक है उसका एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज सब कुछ साथ में लेके पूर्वानुमान होता है, जिससे कि अब पूर्वानुमान की एक तो लोगों तक ज़्यादा पहुंच रहा है और जो सटीकता है वो बढ़ रही है। तो ये दोनों जो आयाम हैं आज के दिन में मौसम केंद्र हासिल कर रहा है। अच्छा, ये जो अपना रांची का मौसम केंद्र है वो क्या क्या कर रहा है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में? हाँ, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम अभी सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें हम लोग मौसम पूर्वानुमान आधारित प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सारे सोशल मीडिया पे हम लोग अवेलेबल हैं और हमेशा टाइमली अपडेटेड होता है। जितने भी यहाँ पे मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है झारखंड का, या डिजास्टर मैनेजमेंट है झारखंड का, पावर सेक्टर हो गया, सेल है, कोल इंडिया है, मतलब इन सारे सेक्टर्स को हम लोग फोरकास्ट दे रहे हैं उनके हिसाब से। और खासकर विमानपत्तन जो एविएशन सेक्टर है उसमें हमारा ऑफिस एकदम अलग से होता है। तो अभी झारखंड में आप देख रहे हैं कि रांची के साथ साथ में जमशेदपुर और देवघर में भी विमानपत्तन सेवाएं शुरू हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी तरीके से आने वाले दिनों में दुमका और आपको बोकारो में भी शुरू होंगी। तो सारे जो भी सेक्टर्स हैं उन तक हम पहुंच रहे हैं। आम जनों तक हम लोग सोशल मीडिया से पहुंच रहे हैं, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहुंच रहे हैं। साथ साथ में जो तत्कालिक पूर्वानुमान है वो लोकलाइज्ड, मतलब लोकेशन स्पेसिफिक हम लोग थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का पूर्वानुमान है जो लोगों तक आज के दिन में मोबाइल में पहुंच जा रहा है। ये पूर्वानुमान तो की ये मोबाइल में मतलब व्हाट्सएप की एसएमएस के तौर पे पहुंच रहा है। अच्छा। और लोगों को, और स्पेसिफिक उन्हीं लोगों को पहुंच रहा है जहां पे, क्योंकि जो थंडर क्लाउड बनते हैं, जो गरजने वाले जो बादल होते हैं जिससे लाइटनिंग होती है, उनका जो प्रभाव है एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, कुछ एरिया ही में हो, जरूरी नहीं है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही हो। और जो एरिया में वहीं थोड़ी बारिश देखने को मिलेगी, वहीं आपको वज्रपात हो सकता है। तो उन्हीं एरिया के उन्हीं लोगों पे जहाँ वो बादल बन रहे हैं या वहाँ जो गुजरने वाले हैं उन्हीं लोगों को जाता है, जिससे वो लोग अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, सचेत हो सकते हैं। तो उस जो प्लेटफॉर्म का नाम ही है सचेत, और भारत छठा देश है जो कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग सचेत कर रहे हैं, उसको लागू करने वाला विश्व का छठा देश भारत है। अच्छा, अभी जस्ट हम थोड़ा सा लोकल स्तर की बात अगर करें तो इससे पहले पूर्व के वर्ष में, पिछले वर्ष अभी ही गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अभी हाल में देख रहे हैं कि गर्मी काफ़ी कम है। इसका क्या मतलब, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इतना परिवर्तन क्यों हो रहा है? देखिए, इसी को हम लोग जलवायु परिवर्तन कह रहे हैं। पहले हमारा जो सीजन 4-4 महीने का जो होता था, ठंडा, गर्मी, बरसात होता था, बीच में वसंत ऋतु आती थी, तो अब वो चक्र बदल गया है। अब आप यही मान के चलिए कि 8 से 9 महीने गर्मी होती है और 1 महीने के आसपास में 1 से 1.5 महीने बारिश का मौसम होता है और फिर थोड़ा सा ठंड होता है। तो बाकी जो मौसम है वो सिकुड़ गए, गर्मी बढ़ गई है। तो जलवायु परिवर्तन में क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गए हैं, तो जो अर्थ की ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ने से जो पोलर आइस है, अंटार्कटिका का, ग्रीनलैंड का, आर्कटिक का, ये पिघल रहा है। तो जो समुद्र तल का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। तो समुद्री जो इलाके हैं उनके डूबने का खतरा हो गया है। और ख़ासकर जलवायु परिवर्तन में हमने ये देखा है कि जितने भी इवेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए वो एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। तो अगर बारिश हो रही है तो कुछ जगह में खूब बारिश हो रही है और कुछ जगह में एकदम सूखा पड़ रहा है। तो एक्सट्रीम में हो रहा है। गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। तो हर कुछ एक्सट्रीम की तरफ बढ़ रहा है। और यही इंडिकेशन IPCC का रिपोर्ट भी बताता है कि एक्सट्रीम इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गया है। और इसी को लेकर सचेत होते जो पेरिस समिट की हम लोग बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें भारत ने भी काफ़ी कमिटमेंट किया है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी यूज करेंगे। तो इसी का ये असर है, क्योंकि जब तक हम लोग कार्बन उत्सर्जन कम नहीं करेंगे तब तक इसका उपाय कुछ भी नहीं है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो है वो आम जीवन में असर कर रहा है। इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, वेदर ख़राब हो रहा है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है और ऐसा कोई आम जन नहीं है जिसको इससे प्रभाव नहीं होता है। अच्छा आनंद जी, एक जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आखिर ये तमाम चीज़ें जो हो रही है अपर लेवल पर हो रही है, इलिट हैं, जो जानकार हैं, वो सब आम आदमी को क्या करना चाहिए इसके लिए? पहला चीज़ है कि सरकार को और जो और भी सर्विस सेक्टर हैं, NGO को पहले लोगों को अवेयर करना चाहिए।
कई बार होता क्या है कि हम लोगों को पता नहीं होता कि ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हाँ, वही छोटी छोटी हाँ, चीजें जैसे जिससे आप बड़ा परिवर्तन हाँ, हो जैसे सके। आप झारखंड में देखें कि दुकान खुलता है, दुकान रात को बंद होता है, दोनों समय दुकान के बाहर में कचरा जलाते हैं। यही आप कचरा दिल्ली में जलाइएगा तो 5 से 10 हज़ार का फाइन है। तो ये लोगों को लगता है कि झारखंड के एनवायरनमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि फ़र्क पड़ रहा है। तो ये अवेयरनेस उनको देना कि हाँ नहीं, यहाँ पे भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग वो सिचुएशन ले आए कि यहाँ पे भी एकदम पैनिक सिचुएशन हो जाए, एकदम जो फॉग हो जाए या स्मॉग जो हो जाए धुआं के साथ में ठंड में दिल्ली में थोड़ा होता थोड़ा है। तो दिखने लगा है यहाँ भी असर। हाँ, तो वो सब जो है ना कि वो नेचर में उनको अवेयर करना होगा, बताना होगा कि ये चीज़ें गलत हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग जाने अनजाने में कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, जी। उनको रोकना पड़ेगा। ग्रीन एनर्जी का यूज कर सकते हैं। अगर जहाँ पे साइकिल से जा सकते हैं साइकिल से जाएं, कार पूलिंग कर सकते हैं कार पूलिंग करें, मतलब एक कार में खाली एक आदमी ना जाए। उस टाइप से विदेशों में इस टाइप से चीज़ें की गई हैं। हाँ, अब आज के दिनों में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा सा चेंज आ रहे हैं, बट इनको सरकार को भी थोड़ा सा और इसमें और सब्सिडी देना चाहिए कि लोग उस पर जाएं। और हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना पड़ेगा। थर्मल जो पावर प्लांट हैं जी। जो कोल से चल रहे हैं उनको एकदम कम करते हुए उनको ख़त्म करना होगा। और जो सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी है, इनसे जो एनर्जी हो रही है इनको, या न्यूक्लियर एनर्जी है, इन सबों को हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि हमें किस टाइप से बिहेव करना है कि इसका हम लोग जो मिटिगेशन है उसको काम कर सकें। तो ये जो 3-4 चीज़ें जो आपने अभी बताई कि भाई ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो इसके लिए जो अपना मौसम विज्ञान केंद्र है वो फिलहाल क्या कर रहा है? देखिए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग को आज के युवाओं को अवेयर करना है। जी। और जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे सरकारी तंत्र हो गया है, उनको अवेयर करना है कि क्योंकि उनका जो काम है वो लोगों तक पहुंचता है। और वो लोग ऐसे पोस्ट पे हैं कि ऐसे जगह पे हैं, जैसे सरकार चाहेगी तो बहुत सारे नियम कानून में बदलाव ला सकती है, अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है सोशल सर्विस ग्रुप पे। तो हम लोग इनको अवेयर करते हैं, पहला चीज़ है। दूसरा, हम लोग पूर्वानुमान इनको बताते हैं। तो पूर्वानुमान देखिए एक सॉल्यूशन नहीं है। पूर्वानुमान मौसम कैसे बदल रहा है उससे हम पूर्वानुमान कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि इन्वायरमेंट ठीक करना। आप अगर ध्यान दें कि कोविड का जो साल था उस साल झारखंड में जो मौसम तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। गर्मी फील ही नहीं हुई। तो आप देखिए कि पर्यावरण कितना जल्दी अपना असर दिखाता है कि अगर हम उस साल में, अब देखिए कि इंडस्ट्री अधिकतर बंद थी, रोड पे गाड़ी नहीं चल रही थी, ऑटोमोबाइल नहीं चल रही थी, पॉल्यूशन बहुत कम हो गया था, लोग निकल रहे थे, तो पुराने पशु पक्षी, मौसम पुराना जैसा आने लगा। तो जो प्रकृति माँ है वो बहुत दयालु हैं। अगर हम लोग प्रकृति संगत काम करेंगे, प्रकृति को साथ में लेके चलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, तो प्रकृति माँ का जो हम लोग पे कृपा है वो बना रहेगा और मौसम का चक्र है वो पुराने जैसे दिखेगा। बट अगर हम लोग प्रकृति को टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, जल जमीन जंगल का संरक्षण नहीं करेंगे, तो फिर जो विपदा है वो बहुत भारी आने वाली है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर क्या है सिस्टम, पूर्वानुमान या एनालिसिस इसका? देखिए, जो पूर्वानुमान होता है ये एक तो पूरे राज्य भर का होता है, और उसमें भी मान लीजिए कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ अलग से अलर्ट है, तो वहाँ के जो डीसीज हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं, एग्रीकल्चर के लोग हैं और कृषि विकास केंद्र के लोग हैं, उसके तहत हम लोग भेजते हैं। और आम जन जो हमारे साथ सोशल मीडिया में लोग गए हैं उनको भी हम लोग भेजते हैं। साथ में आपको जो मोबाइल स्पेसिफिक बताया कि लोकेशन स्पेसिफिक भी जा रहा है। और आने वाले दिनों में हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर से भी बात कर रहे हैं, और उनका काफ़ी लोग हैं, वॉलंटियर हैं जो झारखंड के एक एक गांव में हैं। तो आप हाल के दिनों में आप देखेंगे कि हम लोग झारखंड के एक एक गांव में हर एक लोगों के पास पूर्वानुमान पहुंचेगा और बहुत जल्द, और लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और भविष्य में बड़ी क्या योजना है सरकार की या मौसम विज्ञान केंद्र की? अब मौसम विज्ञान केंद्र की यही जो योजना है कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैं वो उसको और आम जनों के लिए सुगम बनाया जाए। बहुत सारे ऐप हैं जो बहुत कामगार हैं, जैसे आप दामिनी ऐप देख लीजिए, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के लिए बहुत कामगार ऐप है। जो ये ऐप अगर डाउनलोड कोई कर लेता है, हाँ, डाउनलोड करके आपको लोकेशन का परमिशन देना होता है। हाँ। फिर आप कहीं भी भारत में जाइएगा तो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने से आपको आधे घंटा पहले बता देगा। इसी तरह से जो सचेत ऐप जो मैंने बताया, वो सचेत ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मौसम विभाग जैसे ही चेतावनी देता है आपके फ़ोन में वो मैसेज पॉपअप कर जाएगा, तो आप तुरंत देख पाइएगा कि हाँ
कि अब मेरे इलाके में चेतावनी दी गई है तो हमको अलर्ट हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए। तो इन सारी जो चीज़ें हैं ये सब लोगों तक, आम जनों तक पहुंच रहा है। तो ये दोनों ऐप दो ही ऐप हैं कि और इस प्रकार के कुछ हैं? और भी ऐप हैं। जी। मेघदूत ऐप है जो कि किसानों के लिए है, मौसम ऐप है, आम जनों के लिए ऐप है जो नॉर्मल जो लोग प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे ऐप्स हैं और सोशल मीडिया प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं मौसम केंद्र रांची के, आपको हर सोशल मीडिया में मिल जाएगा और आप आसानी से उपलब्ध हैं। और हम लोग अभी एक बड़ा अवेयरनेस कैंप जा रहे हैं जिसमें आपको जैसे बोला कि सीएससी के वॉलंटियर्स को हम लोग ट्रेन करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे। और क्योंकि वो हर एक पंचायत नहीं, गांव लेवल तक भी हैं, तो वो फिर जब गांव लेवल तक जब पूर्वानुमान जाएगा तो उसको कैसे समझना है, उसका विश्लेषण कैसे होगा, एनालाइज कैसे, तो वो लोगों को बताएंगे। तो जिससे हम लोग पूरे झारखंड का एक एक गांव तक हम लोग पहुंच जाएंगे और जिससे लोग उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। जब तक हमें प्रॉपर जानकारी नहीं मिलेगी ना तो हम लोग उस चीज़ का महत्व नहीं समझ पाएंगे। जैसे पहले जैसे आपने बोला कि लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे मौसम पूर्वानुमान होता है, क्या सेक्टर में यूज होता है। आप आज के दिन में सोचिए कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं, बीड़ी पत्ता वाला, ईटा भट्टा वाला, सब लोग यूज कर रहे हैं कि मौसम पूर्वानुमान से हाँ बारिश होने वाली नहीं होनी। और पूर्वानुमान इतना सटीक होता है ये तो कि जिससे लोगों में एक तो बढ़ा है कि हम लोग फॉलो करें इसको, विश्वास बढ़ा है। ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और इस कॉन्फिडेंस से और जो जन सेवा में हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और आम जनों को मैं बताना भी चाहूँगा और सबको बधाई भी देना चाहूँगा कि इस बार पहली बार झारखंड को पूरे भारत में, झारखंड में जो मौसम केंद्र रांची को है अवार्ड मिला है बेस्ट मौसम केंद्र का, सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र। अच्छा, ये किस चीज़ के लिए मिला है इनको? ये जो अवार्ड हम लोग को मिला है ये एक तो पूर्वानुमान के लिए मिला है कि हमारे पूर्वानुमान में जो सटीकता है और जो सोशल मीडिया, और आप अभी देख रहे होंगे कि रांची स्मार्ट सिटी में जितने डिस्प्ले बोर्ड हैं उसमें आपको मौसम की जानकारी मिल रही है। अभी रांची अगर के आपके डिस्प्ले बोर्ड में देखिएगा तो सूर्यास्त सूर्योदय का समय मिल रहा है। झारखंड में रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज का आपको जो टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ये आपको मिल रहा है। मतलब आपने जो ब्रॉडकास्ट का सिस्टम डेवलप किया है और जो सटीकता है उसके लिए अपने विज्ञान के, हाँ, और जो हम आम जनमानस तक पहुंच रहे हैं और उनके भाषा में पहुंच रहे हैं। हम लोगों को टेक्नोलॉजिकल टर्म्स नहीं बताना चाहते हैं, हम साइंस के टर्म्स नहीं बताना चाहते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि कल आपका वेदर कैसा होगा, उसका आप कैसे उपयोग कर सकते हैं और उसका क्या असर हो सकता है। तो इससे आम जनमानस में जो संपर्क हमारा जो बैठा है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। और जो हमारे केंद्र में काफ़ी जो कॉलेजेस के बच्चे हैं, स्कूल्स के बच्चे हैं और ये लोग आते हैं, और साथ साथ में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सेक्टर्स हैं उनके साथ भी हम लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जिसके साथ में एक सामंजस्य हो रहा है और एक परिपक्व के इन्वायरमेंट बन रहा है जिससे सब लोग सीख रहे हैं और एक अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है। अच्छा, इसी से संबंधित एक जैसे मेरे पास में तो वो आता रहता है अलर्ट वगैरह, तो कभी कभी ऐसा टेक्निकल माने वो चार्ट डाटा ये बना करके वो भेजते हैं जो समझ से परे होता है। तो इसके लिए जो आसान करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, अब जैसे आपके यहाँ एक शुरू आपने किया कि वीडियो क्लिप डालते हैं जी, लेकिन ये बराबर नहीं डलता है, तो इसको ठीक करने के लिए कैसे किया जा रहा है? देखिए, इसमें क्या है कि अब ना हम लोग मौसम का चेतावनी है वो सही समय पे, क्योंकि आप हमेशा चेतावनी देने लगेंगे ना तो उससे लोगों का भरोसा नहीं होगा। जब कोई वैसा सिस्टम बन रहा है जिसके लिए चेतावनी बहुत ज़रूरी है, उस समय वीडियो देने से लोगों का कॉन्फिडेंस भी होता है। क्योंकि आज के दिन में ना मतलब आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दे दोगे ना तो उसका कोई इंपॉर्टेंस घट जाता है। तो जो बुलेटिन है वो तो जा रहा है, जब कोई इम्पॉर्टेंट फिनोमेना, वेदर फिनोमेना होने वाला है तो उस समय वीडियो जाता है, उस वीडियो को सब लोग देखते हैं, उसे एक अवेयरनेस होता है कि अब आने वाले दिन में हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। साथ में जैसे आपने बताया कि अब हम लोग ना सोशल मीडिया में जो प्रोडक्ट डाल रहे हैं वो मैप बेस्ड प्रोडक्ट डाल रहे हैं कि आपको अगर अपना ज़िला हिंदी में लिखा हुआ आपका ज़िला है, उस ज़िला में क्या मौसम पूर्वानुमान है और क्या अलर्ट है, क्या वार्निंग है और किस तरीके का वार्निंग। बस आप खाली मैप देखिएगा, आपको कोई बुलेटिन देखने की ज़रूरत नहीं। आप पूर्वानुमान भी देख लीजिएगा कि मेरे ज़िले में क्या पूर्वानुमान है और मेरे ज़िले में क्या अलर्ट है, एक तो ये आपको पता चल जाएगा। साथ में सोशल मीडिया में वही हम लोग जो वार्निंग दे रहे हैं आम भाषा में लोगों के लिए,
वार्निंग भी दे रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का वार्निंग है, और उसमें क्या नहीं करना चाहिए उसकी भी वार्निंग हम लोग साथ में मुहैया कराते हैं। तो जो आम जनमानस तक, क्योंकि जब तक आम जनमानस की भाषा तक हम नहीं पहुंचेंगे, और हमारा सारा प्रोडक्ट द्विभाषी है और हम लोग हिंदी भाषा को बहुत प्रमोट करते हैं, जिससे कोई भी आम जनमानस जो पढ़ा लिखा नहीं भी हो वो भी एक बार देख के समझ सकता है। जैसे फ़ारेनहाइट है, सेंटीग्रेड है, तो इसको सामान्य भाषा में कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। देखिए कम है, आज के दिन में ना ये थोड़ा सा बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ है। नहीं, आज के दिन में लोगों में समझदारी सब में बढ़ गई है, इसलिए भी बढ़ गई कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो पढ़ा लिखा आदमी वही समझदार हो, और समझदारी लोगों में ऐसे बढ़ गई कि आप गांव देहात में भी जाइएगा, सब स्मार्टफोन, अधिकतर घर में एक फ़ोन तो ज़रूर होगा, अगर सबके पास नहीं हो तो एक स्मार्टफोन, क्योंकि कोविड के टाइम से स्कूल में भी ज़रूरी था, पढ़ाई के लिए भी ज़रूरी था, तो एक स्मार्टफोन होता है। तो लोगों के आज के दिन में ना सबको थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि तापमान नापेंगे तो हम लोग उसको डिग्री सेल्सियस में नापेंगे, तो कितना तापमान, जैसे बुखार है तो कितना तापमान में बुखार है, जो गर्मी बढ़ रही है तो 40 डिग्री से ज़्यादा बढ़ रहा है कि नहीं। तो आज के दिन में लोगों का अवेयरनेस बढ़ गया है। आप हर मोबाइल फ़ोन में देखिएगा कि वेदर का ऐप होता ही होता है, बिल्कुल। तो उससे लोगों को एक अंदाज़ा तो होने ही लगा है कि हमारे साइड में क्या चल रहा है। और आज के दिन में कहीं भी आपको घूमने जाना है, खाना खाना है, या कोई भी प्लानिंग हो जिसमें मौसम को लोग साथ में लेके, शादी ब्याह देख लीजिए झारखंड में जो होता है, तो उसके लिए भी मेरे पास कितने कॉल आते हैं कि अभी क्या करना है, किसी का जनेऊ हुआ, कोई भी फंक्शन है, कोई भी मान लीजिए अभी शादी है या बाहर में पार्टी करना है, तो आपको मौसम की कोई भी इवेंट हो, हाँ, घर के ढलाई से लेके कुछ भी, एक छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर इवेंट का प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। उस प्लानिंग में जो मौसम को अगर आप साथ ले लीजिएगा तो आपका जो काम है वो बन जाता है। इसीलिए लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ा है कि नहीं, हम लोगों को इसका इम्पोर्टेंस पता चल गया है, और हम लोग इसका जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसको हम लोग को यूज करना चाहिए। अच्छा, एक आपके विषय से संबंधित जो प्रश्न है, जैसे चक्रवात है, तो चक्रवात का अनुमान कैसे लगाते हैं? देखिए आज के दिन में आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत जो चक्रवात का जो पूर्वानुमान में है विश्व में इस क्षेत्र के लिए, यहाँ का मैं देख रहा हूँ, मैं बताना चाहूँगा काफ़ी सटीक, हाँ, विश्व में इस क्षेत्र में जो भारत के और जो साथ के क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में हमसे अच्छा चक्रवात का पूर्वानुमान कोई भी नहीं करता है। हाँ, वही। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो मॉडल्स हैं, जो IMD के खुद के मॉडल्स हैं, वो इतने सटीक हैं कि चक्रवात बनने, जो स्टार्टिंग जो लो प्रेशर बनता है नीम दबाव का क्षेत्र, उससे 7 से 10 दिन पहले ही बता देते हैं कि इस क्षेत्र में नीम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। और वो अधिकतर, मतलब इतना अच्छा पूर्वानुमान, सटीक पूर्वानुमान को अधिकतर बार वो सही होता है, और उसके हिसाब से प्लानिंग होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि 99 के समय में मौसम पूर्वानुमान की तकनीक उतनी डेवलप नहीं थी, उतने मॉडल्स नहीं अवेलेबल थे, उतने सुपर कंप्यूटर्स नहीं काम करते थे इस पे, तो उस समय काफ़ी डेथ होती थी चक्रवात की। हाँ, होती ही थी। हाँ, तो बहुत सरकारी आंकड़ा से जो उड़ीसा का सुपर साइक्लोन था 99 का, 10,000 से ज़्यादा लोग हताहत हुए थे। और अब कोई भी साइक्लोन होता है तो मुश्किल से सिंगल डिजिट, कभी डबल डिजिट, बहुत मुश्किल से। और क्या हो रहा है कि जो प्लानिंग है, आपने पहले बता दिया कि साइक्लोन कहाँ बनेगा, उसका मूवमेंट क्या होगा, किस एरिया से जाएगा, और इतना सटीक पूर्वानुमान होता है कि जिसके कारण लोगों को जो डिस्प्लेस करते हैं हम लोग, आप देखिए कि उड़ीसा में 18 लाख लोगों को मूव करने के लिए शेल्टर हाउस बने, सरकार ने शेल्टर हाउस बना। पश्चिम बंगाल में 10 से 15 लाख। तो ये सटीक पूर्वानुमान की वजह से लोगों का हताहत होना, जान माल की हानि होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होना, ये सब पे काम बहुत आसान हो गया है। अब देखिए कि तूफान आता है, उसके एक दिन बाद में फिर तुरंत में बिजली उजली सारा कुछ तुरंत हो जाता है, पहले हफ्ता लगता जाता था। तो क्योंकि प्लानिंग, जो मेन काम है कि आप प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। अगर मौसम पूर्वानुमान सही टाइम पे मिल जाए तो प्लानिंग के लिए समय मिल जाता है, जिससे अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आप देख रहे हैं कि जिन एरिया में चक्रवात होता है, कोस्टल एरियाज, वहाँ के गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। बिल्कुल। तो वो लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं, इस पर तुरंत काम करते हैं और लोगों को वहाँ से हटाते हैं, और जो जान माल की हानि, काफ़ी लॉस जो बच जाता है। तो इसमें मौसम केंद्र जो है, हम लोग अवेयरनेस देते हैं, IMD का मॉडल्स है, एकदम सटीक मॉडल्स है, और 24/7 हम लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से लोगों में भी अवेयरनेस है। साथ साथ में मैं मीडिया के बंधुओं का, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया,
या आजकल तो मतलब काफ़ी लोग और भी यूट्यूब में भी हो गए, उनको मैं भी धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से भी और लोगों तक बात जाती है और अवेयरनेस फैलता है। अच्छा, एक और प्रश्न है जो बेहद महत्वपूर्ण है, खास करके भारत के लिए, मानसून से संबंधित। ये मानसून जो आजकल शिफ्ट कर रहा है कि बिल्कुल लास्ट में जाकर के बारिश करना, एक ही स्थान पर काफ़ी बारिश कर देना या कहीं जाकर के फंस जाना, इसके पीछे भी क्लाइमेट चेंज का ही हाथ है कि ये पूर्व से भी होता रहा है? नहीं, देखिए क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा हाथ है जी। और झारखंड के लिए मैं स्पेसिफिक बात करूं, झारखंड के लिए तो झारखंड का जो मानसून है तो उसमें जो बंगाल की खाड़ी का बहुत असर है। अच्छा। और जलवायु परिवर्तन के कारण जो समुद्र का जो हीटिंग है, जो गर्म होता है जो समुद्र, वो उसका पैटर्न बहुत बदल गया है। अब इसके वजह से कई बार क्या होता है कि आप देखिएगा कि जुलाई अगस्त में महीने में 5 ही 10 दिन बारिश हुआ और पूरे महीने का जो बारिश जो औसतन होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो 10 दिन या 5 दिन का बारिश अगर पूरे महीने के बारिश से ज़्यादा हो रहा है तो ये बता रहा है कि जो चक्र है वो बदल रहा है। क्योंकि जो वेदर बनता है उसके लिए 3 चक्र बहुत ज़रूरी हैं, लैंड, एयर और ओशन का इंटरेक्शन, तीनों से ही वेदर बनता है। तो इनका जो चक्र है आपस में जो तालमेल, लैंड, ओशन और एयर, एटमॉस्फेयर जो हाँ जी। तो इनका जो चेंज है, आपस में समन्वय जो बदल रहा है, उसके वजह से जलवायु परिवर्तन के वजह से समन्वय बदल रहा है। तो मानसून में भी कभी किसी साल होता है काफ़ी देरी हो जाती है, कभी बारिश ज़्यादा हो रही है कुछ एरिया में कम हो रही है। एक ही आप सोच सकते हैं कि एक ही राज्य में कुछ जिलों में एकदम कम हो रही है, कुछ जिलों में बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, वही बगल के अगल के जिलों में। हाँ, तो यही ये दर्शा रहा है कि जलवायु परिवर्तन में आप देखेंगे कि अभी कुछ दिनों पहले, 1-2 महीनों पहले पे, कि जोधपुर और जो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके, वहाँ फ्लडिंग हो गया। बिल्कुल हो गया। और 1-2 साल पहले आपने देखा होगा कि सऊदी अरब, इस जहाँ पे रेगिस्तान है वहाँ पे पूरा फ्लडिंग हो गया। तो इस टाइप के इवेंट्स कॉमन होते जा रहे हैं कि जहाँ पे बारिश भी नहीं होती थी वहाँ फ्लड आ रहे हैं, जहाँ बारिश अच्छी होती थी वहाँ कम हो रही है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है बारिश का वो काफ़ी बदल गया। तो मौसम चेंज और मौसम चेंज के कारण जीवन पर असर पड़ रहा है, और जीवन पर असर पड़ने के कारण हमारी संस्कृति, हमारे व्यवस्था और हमारा जीवन स्तर चेंज हो रहा है। ऐसे तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने आज चर्चा की, विषय पर हम लोगों ने चर्चा की, और आनंद जी हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आगे भी आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार।